अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मोहम्मद अनस मसूद फ्रॉम डीडी टैलेंट्स। और एग्रीकल्चर सेक्टर पाकिस्तान में बड़ा अहमियत का हामिल है, और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लाइफ स्टॉक है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। हमारी डेली जो बेसिक नीड्स हैं, हर पाकिस्तानी की जो बेसिक नीड्स हैं उसमें इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। सो आज हमारे साथ लाइफ स्टार कंसल्टेंट डॉक्टर नदीम राव साहब मौजूद हैं और उनसे इस हवाले से डिस्कशन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें बताइए कि डेयरी फार्मिंग का जो स्टैंडर्ड है वो पाकिस्तान में बेसिकली लाइफ स्टॉक इस वक्त कहाँ पे खड़ा है और किस स्टैंडर्ड पे उसे जाना चाहिए, और उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है? अनस ने बड़ा अच्छा एक सवाल पूछा है कि पाकिस्तान लाइफ स्टॉक के हवाले से कहाँ पे खड़ा है। तो अर्ज़ मैं ये करता चलूँ, अगर हम स्टैटिस्टिक्स को देखें और पिछले दिनों के और आज के दिनों के, तो हमारा जो लाइफ स्टॉक है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। उसकी वजह ये कि एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और इसकी मैं आपसे स्टैटिस्टिक्स शेयर करता चलूँ तो इस वक्त पाकिस्तान की 80 से 85 लाख जो फैमिलीज़ हैं, उनकी लिवलीहुड, उनकी रोज़ी रोटी लाइफ स्टॉक सेक्टर से ये कनेक्टेड है। और ये जो लोग बनते हैं, ये कोई 4.5 करोड़ से 5.5 करोड़ पाकिस्तान के वो लोग हैं जिन्होंने एनिमल रेयर किए हुए हैं, एनिमल रखे हुए हैं। तो ये वजह क्या है इसकी कि ये अच्छा बिजनेस दे रहा है, अच्छा रोजगार दे रहा है। अभी आपने सवाल ये किया कि इन स्टैंडर्ड्स को कैसे बढ़ाया जाए। अब अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि हमारा जो ये खिता है, ये एक ज़रई खिता है। और जो एग्रीकल्चरल एरिया होता है उसके अंदर जो है खुराक की फरावानी होती है। ठीक है, अगर उसको अच्छे से यूटिलाइज किया जाए। और इसके साथ साथ हमारा जो जानवर है पालने वाला, उसको भी हमें अच्छी खुराक देनी पड़ती है। इसलिए ये हमारा जो खिता है ये बहुत सुटेबल खिता है। इसमें अगर हम अपने लाइफ स्टॉक को डेवलप करना चाहें तो बिना किसी फॉरेन एड के बहुत अच्छे तरीके से हम इसको डेवलप कर सकते हैं। यहाँ मैं कट शॉर्ट करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि अभी हम इस मरहले में हैं कि हम इसको बढ़ाएं। वजह यह है कि आज तक भी मोर देन 93% हमारे पास जो लोग इस बिज़नेस को कर रहे हैं उनके पास सिर्फ 1 से 10 जानवरों की तादाद है। अगर मैं इसको मोर प्रिसाइज करूं तो तकरीबन 70% ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1 से 4 जानवर रखे हुए हैं। इसको कहते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। यानी कि हम इसको कमर्शलाइज फार्मिंग की तरफ नहीं लेके जा रहे, और हमें इसको लेके जाना चाहिए। क्यों लेके जाना चाहिए? क्योंकि ये वो ज़रूरत पूरी कर रहा है लाइफ स्टॉक, जो कि हमें एवरी टाइम नीडेड है। हमें चाहिए एनर्जी, और एनर्जी हमें ये दे रहा है। हमें चाहिए खुराक, और ये हमें फूड आइटम सप्लाई कर रहा है। और इसमें हमारे लाइफ स्टॉक में इतना पोटेंशियल है कि हम बहुत अच्छा जो है एक अमाउंट पैदा कर सकते हैं मीट का, और इसके साथ साथ मिल्क का। ये बहुत पर्पज़ हैं और बहुत ही नीडेड हैं। आज जो है पूरा जो हमारा आलम जिसे वो कहते हैं अकवाम है, वो फूड शॉर्टेज को फेस कर रहा है। और मैं ये चाहता हूँ कि हम पाकिस्तानी इस लाइफ स्टॉक सेक्टर पे पूरा तरीका से अमल पैरा हों, इसके रसूलों को पकड़ें, इसको मॉडर्नाइज करें, इसको अगर हो सकता है तो कमर्शलाइज करें, ताकि ये जो पूरी दुनिया में फूड शॉर्टेज आई हुई है इसको हम कंट्रोल कर सकें। और हम ज़ाती तौर पे इस एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें, मीट की एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें, मिल्क की इंपोर्ट को बढ़ा सकें। और अगर मैं मिल्क प्रोडक्शन, डेयरी की बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री है मिल्क प्रोडक्शन के हवाले से। ठीक है, और हम इसको मजीद पहले नंबर पे भी आ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एग्रीकल्चरल लैंड भी है, हमारे पास ब्रीड भी अच्छी है, और मीट के हवाले से भी हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। हमारे पास बहुत अच्छी ब्रीड है मीट के हवाले से, जिसमें बड़ा अच्छा पोटेंशियल है, डिजीज़ रेजिस्टेंस है। और हम अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट का 8.5% है, वो लाइव स्टॉक पे काउंट करता है, 8.5%। और हम इसकी अगर जीडीपी में इसका रोल प्ले देखें तो ये 2010-2011 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें 11.8% हमने इसमें रोल प्ले किया जीडीपी में, अच्छा। ग्रॉस डोमेस्टिक। ठीक है, ये जो हमारा ग्राफ है उसके अंदर। तो बिल्कुल इसके स्टैंडर्ड्स को हमने किस तरह से रेस करना है और किस तरह हम रेस करेंगे, इसके बारे में एक लंबी चौड़ी डिटेल है। लेकिन ये मैं आपको स्टैटिस्टिक्स इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप इतने बड़े लेवल पे अगर हमारा पाकिस्तानी इस काम को कर रहा है तो इसको कमर्शलाइज करे, अच्छी ब्रीड रखे, उसको अच्छा मैनेज करे, अच्छा उसको फीड दे। क्योंकि हमारा ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि हमारे पास फीड पैदा हो सकती है।
एग्रीकल्चरल लैंड है, हम इनको दे सकते हैं, हम इनको खिला सकते हैं, तो हमें करना चाहिए, एक्सपोर्ट को भी बढ़ाना चाहिए और इसकी साथ साथ हमें अपनी ज़ाती ज़रूरियात भी पूरी करनी चाहिए। 70% जो है लोगों ने जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग की हुई है सिर्फ घर में ही रखते हैं, हम इसको मज़ीद बढ़ाएं, हमें बढ़ाना चाहिए। और हमारा 30% मिल्क मार्केट होता है और 3 to 3.5% प्रोसेस होता है। यही वजह है, यही ड्रॉबैक है जिसकी वजह से हम एवरी ईयर बीइंग लार्जेस्ट कंट्री, फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री, 1.5 बिलियन मिल्क हम फिर भी इंपोर्ट करते हैं। तो हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें फोकस करना चाहिए, हमारे एनिमल्स में पोटेंशियल है मिल्क प्रोडक्शन के हवाले से भी और मीट प्रोडक्शन के हवाले से, तो इसके स्टैंडर्ड्स को रेज करना चाहिए। उसके लिए हम ज़ाती तौर पे भी चाहेंगे कि फार्मर्स जो है इस में इंटरेस्ट लें और हमारी जो वेटरनरी कम्युनिटी है उसको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोगों को गाइड करें और हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो भी हैं वो इसके फेवरेबल होनी चाहिए, तभी हम इसके स्टैंडर्ड्स को रेज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बात की जिस तरह सब्सिस्टेंस फार्मिंग की, कि एक आम फार्मर जो जिसने थोड़े से जानवर रखे होते हैं वो उसको कमर्शलाइज कर सकता है, यानी उसके पास अपॉर्चुनिटी है। लेकिन हमने जिस तरह फार्मर्स का देखा है कि वो एक जिस तरह रवायती तरीकों को इख्तियार किए हुए हैं और ना जानवरों की मैनेजमेंट के हवाले से, आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह से है, हर चीज़ का ना एक ऑप्टिमम ग्रोथ का लेवल होता है, यानी कि एक ऐसा उसका कंफर्ट जोन होता है जिसमें वो मैक्सिमम प्रोडक्शन दे। मैक्स और प्रोडक्शन में बहुत लेवल से कह रहा हूँ, रिप्रोडक्शन जिसमें वो अपनी नमू अपने नस्ल को बढ़ाएं और उसमें आपकी प्रोडक्शन भी आती है और उसमें उसकी ग्रोथ भी आती है। तो मैं बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल किया, हमारे फार्मर्स, वही कह रहा हूँ ना, एजुकेट करना पड़ेगा, वो हमें करना पड़ेगा या फार्मर्स खुद इस तरफ आएँ ताकि वो इससे एक मैक्सिमम ग्रोथ ले सकें दोनों टर्म्स में। प्रोडक्शन उनके बच्चों की सूरत में भी, उनके मीट के हवाले से भी, उनके मिल्क के हवाले से भी लेनी चाहिए, ले सकते हैं। उसके लिए फिर जो है उसकी प्रॉपर हाउसिंग की ज़रूरत है, प्रॉपर उसकी फीड इनटेक उसको करवाने की ज़रूरत है और जिसे वो कहते हैं ना, उनकी ज़बान समझने की ज़रूरत है कि वो किस तरह कंफर्ट रह सकते हैं। उनको यूँ समझें कि डंगर देना डंगर नहीं बन रहा, जानवरों के साथ हमें इंसान बन के उनको ट्रीट करके उनको लेके आगे चलें तो हम इंशाल्लाह ताला इस के स्टैंडर्ड्स को भी रेस कर सकते हैं, अपने प्रोडक्शन को भी बढ़ा सकते हैं और प्रॉफिटेबल बिजनेस को भी कैरी कर सकते हैं। नो डाउट ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है और इसके प्रॉफिटेबिलिटी में किसी किस्म का कोई शुबा नहीं, क्योंकि ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, वो बड़ी प्यारी बात करते हैं, मेरे उस्ताद हैं, मैं बड़ी उनकी इज़्ज़त करता हूँ कि आपने एक ऑटो मोबाइल रिक्शा ले लिया तो वो अगले साल पूरा अपना आइडेंटिकल नहीं बनाएगा, पूरी रिकवरी। एक अगर आपने फैक्ट्री बना ली है तो अगले साल आपको पूरी कॉपी फैक्ट्री नहीं दे देगी, नहीं बचा के देगी, जबकि वो खुद भी रह रही हो। ये एक ऐसा कारोबार है जिसमें अगर आपने एक जानवर ले लिया तो वो आपको अपना पूरा एक कॉपी करके सिस्टम दे देता है जिसका वो सेम पोटेंशियल है। तो ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इसमें किसी किस्म का कोई डाउट नहीं। और पाकिस्तान में एक ब्रीड है ब्राह्मण, जिस तरह हम पहले भी इंटरव्यू से पहले भी डिस्कस कर रहे थे, तो उसको किस हद तक एक्सपोर्ट किया जा रहा है या उसका कितना रोल है एक्सपोर्ट में? ब्रीड, ये आप मीट ब्रीड की बात कर रहे हैं, बरहमन, ये वर्ल्ड वाइड टॉप लिस्टेड जो है मीट ब्रीड है। और आपने इसकी एक्सपोर्ट के बारे में बात की तो मैं बताता चलूँ, एंगुस एक ब्रीड है, उसके साथ ये जो है क्रॉस में एक ब्रंगस ब्रीड है जिसका बड़ा बेहतरीन रिजल्ट है वो आ रहा है। और अगर आप पाकिस्तान में बरहमन की भी डिमांड देखें तो इसका बच्चा भी 5-5 लाख का बिकता है और ख़ूबसूरत जानवर है। इसका मीट बड़ा पैलेटेबल है और इसका सबसे बड़ा प्रॉफिट ये है कि इसका इसका स्ट्रक्चर बड़ा हो जाता है और ये बहुत वेट गेनिंग एनिमल है और इसकी एक्सपोर्ट की जा रही है, इस पे वर्किंग भी जारी है और इसको पसंद भी किया जाता है वर्ल्ड वाइड। वन लास्ट क्वेश्चन, कोई नहीं, वन लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब के, जिस साइज हमारी फील्ड में स्पेशली क्वैक्स बहुत ज़्यादा हैं, उसकी बेसिक रीज़न जो मुझे नज़र आती है कि लोगों का एक ना ट्रस्ट डेफिशिएंट है या लोगों को अवेयरनेस नहीं, वो डॉक्टर के पास जाने की बजाय एक वीए को ही अपना डॉक्टर समझ रहे होते हैं, तो फिर उसके बाद जानवर में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं क्योंकि वो प्रॉपर डॉक्टर तो होता नहीं है, या लोग अपने तय इलाज करने की या मेडिसिन खुद ब खुद ही चूज़ कर रहे होते हैं। उस पर लोगों के लिए क्या मैसेज है आपका? ये ना आपने बड़ा सेंसिटिव सा क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन इसको जवाब मैं ज़रूर करूँगा। और इसकी जो आपने कहा क्वैक्स के हवाले से बात की है, तो फिर हम क्यों स्पेस देते हैं क्वैक्स को? ठीक है, हमें आगे होना चाहिए, हमें बढ़ चढ़ के काम करना चाहिए। क्वैक्स अगर आ भी गए हैं तो आपकी अपनी प्रोफिशिएंसी इतनी हो कि लोग आपको क्वैक्स छोड़ के आपके पास आएँ, ठीक है। और आपने कहा कि खुद अपने तरफ से ट्रीटमेंट करना, तो ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर अब बीमारी हो,
नमूनिया की और आप उसका ट्रीटमेंट करते रहें सिर्फ बुखार वाला, तो फिर मर्ज़ बिगड़ेगा नहीं तो क्या करेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर योर प्रीशियस टाइम। और काफ़ी वीक से हम आपसे टाइम ले रहे थे, आपकी कोई हेक्टिक रूटीन ऐसी है। और डॉक्टर साहब के बारे में एक एक चीज़ कहना चाहूँगा, हमें पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिलता है। डॉक्टर साहब का अपना एक वेंचर है यूट्यूब के ऊपर, जदीद फार्मिंग विद डॉक्टर नदीम। उसके ज़रिए हमें पर्सनली बहुत कुछ, जो वेटरी स्टूडेंट्स हैं हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन आप लोगों के लिए भी मैसेज है कि अगर आप फार्मर हैं या एक इस इंडस्ट्री से कोई भी इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड हो, वो चैनल पे मौजूद है और उस पर अपडेटेड वीडियोस आती रहती हैं इससे रिलेटेड। और थैंक यू सो मच डॉक्टर।